इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हेमाटोपोइसिस एंड इट्स रेगुलेशन इन डिटेल। सो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? दे राइज फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल जिसको हम बोलते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ओके, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो जो स्टेम सेल्स होते हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि किसी भी टाइप के सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से कोई भी टाइप का सेल आप बना सकते हो। सो दे आर सेल्फ रिन्यूइंग। सेल्फ रिन्यूइंग का मतलब है कि वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। सो ह्यूमंस के अंदर जो हेमाटोपोइसिस का प्रोसेस है, हेमाटोपोइसिस इज़ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। सो ये जो हेमाटोपोइसिस का जो प्रोसेस है ह्यूमंस के अंदर वो कब शुरू हो जाता है? एम्ब्रियोनिक यॉर्क सैक के अंदर ही शुरू हो जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। सो यॉर्क सैक में क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू द प्रिमिटिव एराइथ्रॉइड सेल्स। एराइथ्रॉइड मीन्स द RBC cells, okay, the precursor of the RBC cells, or you can say progenitors also. So primitive erythroid cells में वो differentiate करते हैं that contains the embryonic hemoglobin. So ये erythroid cells means the RBCs and RBCs have hemoglobin. सो थर्ड मंथ जो होता है जेस्टेशन का, वहाँ पे जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं यॉर्क सैक में, और यॉर्क सैक से फिर फीटल लिवर में, और 3rd to 7th मंथ में वो स्प्लीन में माइग्रेट करते हैं। एंड उसके बाद फाइनली जो उनका डिफ्रेंसिएशन होता है वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। सो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्लूरीपोटेंट होते हैं। प्लूरीपोटेंट का मतलब है कि वो किसी भी टाइप के सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। उनसे आप RBC बना सकते हो, उनसे आप WBCs बना सकते हो। एराइथ्रोसाइट्स मीन्स द RBCs, ओके, इट मीन्स द RBCs। अब ग्रैनुलोसाइट्स बना सकते हो, मोनोसाइट्स, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, दैट इज़ B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स। तो कहने का मतलब ये है कि हेमाटोपोइटिक जो हमारे पास सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, वो प्लूरीपोटेंट होते हैं। प्लूरीपोटेंट माने कि आप उनसे वो किसी भी टाइप के सेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनसे आप कोई भी सेल बना सकते हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। लाइक 5 × 10⁴ सेल्स में, बोन मैरो के अंदर 5 × 10⁴ सेल्स में से केवल 1 या 2 आपके क्या होंगे? हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। रेयर तो नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट है। आप देख लो ना खुद ही कि 5 × 10⁴ सेल्स की पॉपुलेशन में सिर्फ 2 या 3 हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होंगे। तो इतनी कमी है, इतने कम होते हैं ये नंबर में, तो इसीलिए इनको इन विट्रो ग्रो कराना क्या हो जाता है? थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स को हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं कि उनके स्टेबल लेवल पर? However, when there is increased demand of the hematopoiesis, the hematopoietic stem cells show proliferative capacity. Early in the hematopoiesis, a multipotent stem cell differentiate along one of the 2 pathways. तो जो हमारा हेमाटोपोइसिस होता है प्रोसेस, उसमें क्या होता है कि जो सीधा, चलो डायग्राम से मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल होता है ना, वो 2 पाथवेज़ को फॉलो करता है डिफरेंशिएशन के लिए। वो डिफरेंशिएट 2 पाथवेज़ फॉलो करता है। पहला तो हो सकता है माइलॉइड प्रोजेनाइटर पाथवे और लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर पाथवे। ओके, सो जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, अगर वो माइलॉइड प्रोजेनाइटर पाथवे को फॉलो करता है तो यहाँ पे क्या होगा कि लिम्फोसाइट्स को छोड़ के बाकी सारे सेल्स यहाँ पे बनते हैं। तो माइलॉइड प्रोजेनाइटर से आपका डेंड्राइटिक सेल बन जाएगा, और फिर यहाँ पे है ग्रैनुलोसाइट का प्रोजेनाइटर, ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट प्रोजेनाइटर, मोनोसाइट वाले से मोनोसाइट बन जाएगा, मैक्रोफेज बन जाएगा, और फिर यहाँ पे इओसिनोफिल प्रोजेनाइटर से इओसिनोफिल बन जाएगा, बेसोफिल प्रोजेनाइटर से बेसोफिल बनेगा, मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स बनेगी,
और इराइथ्रॉइड प्रोजेनाइटर से इराइथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी बनेंगे। अगर ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर पाथवे फॉलो करता है तो लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर बनेगा। इट विल डिफरेंशिएट इनटू द लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर, और ये जो लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर है ये फिर किस में डिफरेंशिएट करेगा, टी सेल प्रोजेनाइटर और बी सेल प्रोजेनाइटर। अब टी सेल प्रोजेनाइटर से टी सेल्स बनेंगे। इट विल डिफरेंशिएट इनटू द टी हेल्पर सेल एंड द साइटोटॉक्सिक टी सेल, और जो बी सेल प्रोजेनाइटर है वो किस में डिफरेंशिएट करेगा, बी सेल्स के अंदर। एंड ऑल्सो यहाँ पे एनके सेल्स भी लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर से ही बनेंगे। नाउ बोन मैरो के अंदर क्या होता है कि जो आपका हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है वो ग्रो करता है और मैच्योर करता है ऑन अ मैश वर्क ऑफ द स्ट्रोमल सेल्स। ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए ना इस तरीके से मैश लाइक सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं स्ट्रोमल सेल्स। स्ट्रोमल सेल्स क्या होते हैं, ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो स्ट्रोमल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, मैश लाइक नेटवर्क होता है इनका पूरा, जहाँ पे कि क्या होते हैं, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स ग्रो करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। स्ट्रोमल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर फैट सेल और एंडोथेशियल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस इंक्लूडेड होते हैं। अब ये जो स्ट्रोमल सेल्स है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके डिफरेंशिएशन के लिए। तो ऐसे क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये कुछ ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स, और वो ग्रोथ फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, हेमाटोपोइटिक साइटोकाइन्स, जो कि दो टाइप के हो सकते हैं, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स एंड इराइथ्रोपोइटिन, जिसको हम EPO भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन ग्रुप्स, एंड उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट हेमाटोपोइटिक सेल लाइन करवा सकते हैं। दूसरा है इराइथ्रोपोइटिन, ये किडनी से प्रोड्यूस होता है एंड इसका काम क्या होता है कि जो हमारे RBC है उसकी डेवलपमेंट कराता है और रेगुलेट करता है RBC के प्रोडक्शन को। कहने का मतलब ये है कि अगर बोन मैरो के अंदर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को डिफरेंशिएट करना है, उसकी ग्रोथ करानी है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, दैट इज़ द स्ट्रोमल सेल्स। ओके, तो स्ट्रोमल सेल्स उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वही क्या करते हैं, उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है वो डेवलप होएगा, ग्रो करेगा और डिफरेंशिएट करेगा। सो एबिलिटी ऑफ अ गिवन साइटोकाइन टू सिग्नल, देखो साइटोकाइंस क्या होते हैं, साइटोकाइंस एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और ये क्या सिग्नल देता है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को उसकी ग्रोथ और उसके डिफरेंशिएशन का सिग्नल देता है। ओके, सो हेमाटोपोइसिस को आप इन विट्रो भी परफॉर्म कर सकते हो। इन विट्रो यानी कि लैब के अंदर भी आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो कि बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स आर कल्चर्ड टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बोन मैरो में से स्ट्रोमल सेल्स को आइसोलेट कर लिया एंड उन स्ट्रोमल सेल्स की हमने एक मोनोलेयर फॉर्म कर ली। ये देखो यहाँ पे हमने स्ट्रोमल सेल्स की मोनोलेयर फॉर्म कर ली। अब हमने क्या किया, फ्रेशली आइसोलेटेड बोन मैरो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, अब वहाँ से हमने क्या आइसोलेट करे, हेमाटोपोइटिक सेल्स आइसोलेट करे और हमने वो सेल्स इस स्ट्रोमल सेल्स के ऊपर रख दिए। अब आपको पता है कि जो स्ट्रोमल सेल्स हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम क्या होता है स्ट्रोमल सेल्स का, कि वो एक ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, वो माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द हेमाटोपोइटिक सेल्स। तो अब क्या होगा कि जो हेमाटोपोइटिक सेल्स होंगे वो ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस लार्ज विजिबल कॉलोनीज आपको दिखाई देंगी। अभी बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ द हेमाटोपोइसिस, कि आप हेमाटोपोइसिस की रेगुलेशन कैसे कर सकते हो। सो डेवलपमेंट ऑफ द हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल इनटू डिफरेंट सेल टाइप्स, उसके लिए अगर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल को डिफरेंट सेल टाइप्स में अगर कन्वर्ट होना है, डिफरेंशिएट होना है, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट
एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको डिफरेंट स्पेसिफिक जीन्स जो है एक्सप्रेस करने पड़ते हैं। तो प्रोटीन्स जो होते हैं स्पेसिफाइड बाय दीज जीन्स, अब कोई ना, जैसे कोई जीन है, कोई ए जीन है, पर्टिकुलर कोई ए जीन है, वो किसी ना किसी प्रोटीन को कोड कर रहा होता है, ठीक है। कोई ना कोई प्रोटीन, जीन का काम क्या है कि वो किसी ना किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है, राइट। सो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल्स। टू शो द डिपेंडेंस ऑफ द हेमाटोपोइसिस ऑन अ पर्टिकुलर जीन, कि भाई एक पर्टिकुलर जीन के ऊपर डिपेंडेंट है हेमाटोपोइसिस का प्रोसेस, इस चीज़ को शो करने के लिए माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। माइस के अंदर क्या किया गया कि उसके अंदर एक जीन को इनएक्टिवेट कर दिया गया, जिससे कि क्या हुआ, प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं हुआ। उस जीन को ब्लॉक करने की वजह से प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं हुआ जो कि वो कोड कर रहा था। मान लो कोई जीन था, उसके अंदर कोई जीन था, वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था, ए प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था, और वो जीन ए था, दिस वाज ए जीन, और वो एक किसी ए प्रोटीन को कोड कर रहा था। लेकिन जब हमने इस ए जीन को ब्लॉक कर दिया तो आपका ए प्रोटीन थोड़ी बनेगा माइस के अंदर। तो यही चीज़ उन्होंने क्या किया, दिखाई कि वो जो माइस था वो प्रोटीन नहीं बना पाया जब हमने उस जीन को ब्लॉक कर दिया। सो हमने क्या कंक्लूड किया कि जो प्रोटीन है स्पेसिफाइड बाय द जीन वो नेसेसरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज सेल्स। कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि हेमाटोपोइटिक लीनिएजेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे फैक्टर GATA1 जो है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, डिपेंडेंट लीनिएज कौन सी है उसके लिए, दैट इज़ एरिथ्रॉइड लीनिएज। यानी कि अगर आपको RBC की डेवलपमेंट करनी है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स के लिए, तो उसके लिए आपको कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए, GATA1, ओके, GATA1 आपको चाहिए। GATA-GATA2 जो है वो किसके लिए चाहिए, असेंशियल कौन सी लिनेजेस के लिए है, लिम्फॉइड, माइलॉइड और एरिथ्रॉइड। एंड देन यू हैव इकेरोस जो कि रिक्वायर्ड है कौन सी लिनेज के लिए, लिम्फॉइड लिनेज के डेवलपमेंट के लिए। नाउ PU1 जो होता है वो किसके लिए चाहिए, एरिथ्रॉइड और माइलॉइड और लिम्फॉइड लिनेजेस के लिए, BM11 माइलॉइड और लिम्फॉइड के लिए, और फिर OCT2 जो है वो आपको B लिम्फॉइड लिनेज के लिए चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ द B सेल्स इनटू द प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो अगर आपको हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स को किसी भी पर्टिकुलर टाइप के सेल के अंदर डिफरेंशिएट कराना है तो आपको ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स असेंशियल होते हैं। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं है तो फिर आप डिफरेंशिएशन नहीं करा पाओगे, ओके। नाउ जो आपका हेमाटोपोइसिस प्रोसेस है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो कि जनरली मेंटेन करके रखता है स्टेडी स्टेट, जहाँ पे कि जो प्रोडक्शन है मैच्योर ब्लड सेल्स का वो इक्वल होता है टू दी लॉस। जैसे अगर आप बोलते कि आप अगर ब्लड डोनेट करते हो तो वो फटाफट से रिकवर हो जाता है, ठीक है, वो फटाफट से रिकवर हो जाता है। तो जितने आपने ब्लड सेल्स डोनेट करे तो वो ब्लड सेल्स वापस से कैसे बन जाते हैं, वापस से कैसे बन गए वो आपकी बॉडी के अंदर, रिकवर कैसे कर लिया आपने, बिकॉज ऑफ द हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। क्या करते हैं, हेमाटोपोइसिस प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर जिससे कि जितने ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में लॉस हो रहे हैं उतने ही नए भी बन रहे हैं। जैसे एवरेज जो लाइफ होती है एक RBC की, रेड ब्लड सेल की, वो 120 डेज़ होती है, उसके बाद तो वो डाई ही कर जाता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो 120 डेज़ के बाद जो RBCs हैं वो ख़त्म होने लग गए, तो हेमाटोपोइसिस प्रोसेस से और जितने ख़त्म हुए थे उतने नए बनने शुरू हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स की तो जो एज है, लाइफ स्पैन है, वो काफ़ी ज़्यादा है, 30 ईयर्स के आसपास, एवरेज 20 to 30 ईयर्स है। और एवरेज अगर मैं बात करूँ तो हम एक दिन के अंदर ह्यूमन कितना प्रोड्यूस करता है, 3.7 × 10⁻11 WBC वाइट ब्लड सेल्स पर डे प्रोड्यूस होती है। हेमाटोपोइसिस
is regulated by complex mechanism ensure the steady state levels of various blood cells. अब ये जो steady state regulation है हेमाटोपोइसिस का, वो काफ़ी सारे तरीक़ों से हो सकता है. कंट्रोल ऑफ लेवल एंड टाइप ऑफ साइटोकाइंस प्रोड्यूस्ड बाय दी स्ट्रोमल सेल्स. तो अगर आप क्या अब आपको पता है कि जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, दे रिलीजेस द ग्रोथ फैक्टर्स विच आर द साइटोकाइंस, जो कि आपके हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल की ग्रोथ के लिए असेंशियल होते हैं. तो अगर आप उन साइटोकाइन के लेवल को कंट्रोल करके रख लो, उनके लेवल को कंट्रोल कर लो, तो आप क्या कर सकते हो, हेमाटोपोइसिस प्रोसेस का रेगुलेशन कर सकते हो. दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस विद हेमाटोपोइटिक एक्टिविटी बाय अदर सेल टाइप्स सच एज एक्टिवेटेड टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस. अगर आपको पता होगा, जो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़े थे इम्यूनिटी के बारे में, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो टी हेल्पर सेल होता है जब वो एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, इट रिलीजेस सर्टेन केमिकल्स जिनको हम साइटोकाइंस बोलते हैं. तो ये जो साइटोकाइंस है वो टी सेल्स भी जनरेट कर सकती हैं. पहली चीज़ हमने स्ट्रोमल सेल से जनरेट करा सकते हैं, दूसरी चीज़ आप टी सेल से भी करा सकते हो. थर्ड पॉइंट इज़ रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिसेप्टर्स फॉर हेमाटोपोइटिकली एक्टिव साइटोकाइंस इन स्टेम सेल्स एंड प्रोजेनिटर सेल्स. एंड लास्ट में आप क्या कर सकते हो कि रिमूवल ऑफ सम सेल्स बाय द कंट्रोल इंडक्शन ऑफ द सेल डेथ. जो भी एबनॉर्मल सेल है आप उसको सेल डेथ से, एपोप्टोसिस के प्रोसेस से आप उसको रिमूव करा सकते हो बॉडी के अंदर. अगर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, गड़बड़ हो जाती है आपके हेमाटोपोइटिक साइटोकाइंस के अंदर, जो ये साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं, इनके एक्सप्रेशन में अगर कुछ ऊपर नीचे लेवल इनका हो जाता है, तो इससे क्या हो सकता है, बहुत सीरियस कंडीशन भी आ सकती है. अगर देखो, सिंपल सी बात है, मैं जब से आपको बोले जा रही हूँ कि साइटोकाइन से हमारा जो हमारा ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, दैट इज़ हेमाटोपोइसिस, वो कंट्रोल होता है. तो अगर आपका साइटोकाइन का जो लेवल है उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं साइटोकाइन के एक्सप्रेशन में, तो फिर आपका हेमाटोपोइसिस प्रोसेस नहीं होगा. वो प्रोसेस जो कि ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए है, तो आपके ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स, नए रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे. तो आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन भी हो सकती है, जैसे ल्यूकीमिया भी हो सकता है, विच इज़ ब्लड कैंसर. ओके, प्रोग्राम सेल डेथ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इस प्रोसेस को. प्रोग्राम सेल डेथ में क्या होता है कि जो सेल है वो अपनी डेथ खुद ही कॉज करता है. सेल जो है अपनी डेथ खुद ही कॉज करता है, इट्स लाइक अ सुसाइड कर रहा है वो. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हेमाटोपोइटिक रेगुलेशन के अंदर. बहुत सारे सेल्स जो भी एबनॉर्मल सेल्स हैं वो एपोप्टोसिस कर जाते हैं. ओके, और जो एपोप्टोसिस मैंने आपको पहले ही करा रखा है, आपको मिल जाएगा वो सेल बायोलॉजी के प्लेलिस्ट के अंदर. एपोप्टोसिस का पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है. तो एंड में क्या होता है कि जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ होती हैं जो बनती हैं वो मैक्रोफेजेस एनगल्फ कर लेते हैं. सो अभी हमने इतने सारे फैक्टर्स देख लिए कि कैसे आप मेन जो आपको बताना है रेगुलेशन के अंदर, वो आप बताओगे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये जो आपकी टेबल है ये आपको बनानी है. दूसरा आप बताओगे साइटोकाइन के लेवल से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, और आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो, बाय द प्रोग्राम सेल डेथ भी आप उसको रेगुलेट कर सकते हो. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.